अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम का आगाज मैं तो करना चाह रही थी जनाब खेल के मैदान से, क्योंकि पाकिस्तान को जो कल फतह हासिल हुई है, शानदार कारकर्दगी और लास्ट ओवर्स में जो पासा पलट दिया, मेरे ख्याल से इस पर क्लैप तो बनता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। बहरहाल इस पर डिटेल तबसरा होगा खेल के मैदान के हवाले से। पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो फाइनल में अब फाइनल में पाकिस्तान पहुंच चुका है, इस पर बात करेंगे। और जो कमियां रह गई, कुछ सवालात भी पैदा हुए। वैसे तो जीत की खुशी बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन कुछ सवालात भी हैं, उस पर भी डिटेल तबसरा होगा। पहले हम जिक्र करेंगे प्रोग्राम के आगाज में सियासत के मैदान का। बार बार इल्तिवा और हाजिरी से इस्तिस्ना की कोशिशों के बाद बिल आखिर आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। और इस मौके पर अदालत की तरफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन उन्होंने समाअत से कबल ही गुज़श्ता रोज अदालत में 19 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना जवाब जमा करवा दिया है। अपने जवाब में खान साहब ने गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज बयान का सोच भी नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पर लफ्ज शर्मनाक तौहीन के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ये उन्होंने कहा। अपने जवाब में उन्होंने मजीद ये भी कहा कि खातून जज ज़ेबा चौधरी के जज्बात मजरूह करना हरगिज मकसद नहीं था और ज़ेबा चौधरी के जज्बात मजरूह हुए हैं, इस पर गहरा अफसोस भी है। शहबाज गिल पर तशद्दुद का सुनकर गैर इरादी तौर पर अल्फाज अदा किए गए। अदालत से इस्तदा है कि मेरी वजाहत को मंजूर किया जाए। अब सवाल यह है कि क्या अदालत इमरान खान के जवाब से मुतमईन हो पाएगी? इमरान खान ने मुआफी की बजाय अफसोस के अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए? और ये कोई पहला मौका नहीं है कि उन्होंने अदालत के खिलाफ बयान दिया हो और उस पर महज इजहार अफसोस किया। कप्तान ने पहली बार जुलाई 2013 में अदालतों के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तब उन्होंने क्या कहा था, आपके साथ शेयर करते हैं क्लिप, आइए। हम समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की अदलिया का रोल था पिछले इलेक्शन में, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे शर्मनाक रोल था। इन्होंने पाकिस्तान की तारीख का वो इलेक्शन करवाया जिस पर पाकिस्तान में कभी इतनी धांधली नहीं हुई जितनी पिछले इलेक्शन में हुई है। अच्छा जी, तो ये आपने सुना 2013 में खान साहब क्या कह रहे थे। तो 2013 के इस बयान के बाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस भेजा और उन्होंने इस बयान के बाद अदालत से मुआफी तो मांग ली, मगर इल्जामात का सिलसिला एक ना थम सका। बाद अज़ा उन्होंने सितंबर 2017 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इल्जामात आयद किए। इलेक्शन कमीशन ने तलब किया, मगर वो पेश नहीं हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी हुए और बाद अज़ा उन्होंने 26 अक्टूबर 2017 को इलेक्शन कमीशन से मुआफी मांग ली। अब उन्हें तीसरी बार तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ा, लेकिन अब की बार मामला संजीदा नौयत का दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने भरे जलसे में खातून जज को धमकी दी है। क्या कहा था, एक बार आपको दिखाते हैं फिर से। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाए, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। और तो जनाब, अब की बार इमरान खान मुआफी की बजाय इजहार अफसोस ही कर रहे हैं, लेकिन क्या ये महज इजहार अफसोस ही काबिल कबूल होगा? इमरान खान को जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस का सामना है, वहीं उन्हें स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन में भिजवाए गए नोटिस पर भी सवालात का सामना है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे तज्जिया लेंगे, तबसरा लेंगे पूरी सूरत हाल के ऊपर। खान साहब भी आज अदालत में पेश होने वाले हैं। मतीउल्लाह जान साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सर, मैं पूछना चाह रही हूँ कि अदालत पेशी से एक रोज कबल खान साहब ने जवाब जमा करवाया, इसका मकसद? देखिए, ये जवाब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के बाद जमा कराया जा रहा है और गुज़श्ता समाअत के दौरान 5 रुकनी बेंच ने खान साहब के पुराने जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था और यहाँ तक कहा था कि अगर ये जवाब मुनासिब होता तो शायद उसी रोज ही ये मामला निपटा दिया जाता। तो इसका मतलब तो वाज़ेह था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत वाज़ेह अंदाज में एक गैर मशरूत मुआफ़ी की तवक्को कर रही थी। इसीलिए एक और मौका दिया गया एडवोकेट हामिद खान साहब को
कि वो दोबारा अपने तहरीरी जवाब के बाद एक और जवाब जमा कराएं। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा तो नहीं कि आप गैर मशरूत माफी मांगें, मगर उन्होंने ये जरूर कहा कि ये जवाब उनके लिए इत्मीनान बख्श नहीं है। और अब जो जवाब जमा कराया है खान साहब ने, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उमर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मतीउल्लाह जान साहब की आवाज अगर मुझे बढ़ा देंगे तो मैं उनका जवाब सुन पाऊंगी, ताकि मैं अगला सवाल उनसे कर सकूं। तो प्लीज जरा आवाज मुझे इनकी प्लीज आप बढ़ा दें। जी सर, आप फरमाइएगा, आगे बात मुकम्मल कीजिएगा। जी, तो ये जो दूसरा जवाब जमा कराया गया है, ये दूसरा जवाब इसमें अल्फाज की एक बार फिर हेर फेर की गई है। और पहले जवाब में कहा गया था कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि जो खातून जज हैं वो अदालती अफसर हैं। उनके ख्याल में खातून जज जो थी वो एक एग्जेक्टिव यानी इंतजामी मजिस्ट्रेट थी, तो इसलिए उन्होंने ऐसे जुमले अदा किए। मगर अब की बार जो जवाब जमा कराया गया है वो एक कदम आगे बढ़े हैं, और उसमें उन्होंने कहा है कि न सिर्फ ये कि वो अल्फाज वापस लेते हैं, बल्कि वो उन्हें अफसोस भी है, उन्हें पछतावा भी है कि उन्होंने ये अल्फाज आगे बढ़ना को कुछ सूदमंद होगा कि या नहीं? ये काफी नहीं है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 मुअज़्ज़िज़ जजेस थे, उन्होंने जो मौका दिया था इमरान खान साहब को, वो इसलिए नहीं दिया था कि वो पछतावे का इजहार करें, अल्फाज की जादूगरी करें। और हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्टों में तौहीन अदालत के मुकदमात में अल्फाज बहुत मायने रखते हैं। और पहले तो इमरान खान साहब महज अफसोस का इजहार करके वो बरी होते रहे हैं तौहीन अदालत के इल्जाम में, सुप्रीम कोर्ट से भी बरी हुए, जैसे कि आपने उनकी एक पुरानी तकरीर भी चलाई। मगर अब की बार एक ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, एक हिस्ट्री के साथ, और बावजूद इसके कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, तो आज की तारीख से एक दिन पहले भी उन्होंने जो तकरीर की है उसमें एक बार फिर उन्होंने जज साहिबा का नाम लिया। वो तो अच्छा ये हुआ कि कोई टीवी चैनल उन्हें बराह रास्त दिखा नहीं रहा था, वरना टीवी चैनल्स के लिए भी बड़ा मसला बन जाता। तो कुछ लगता नहीं है कि अब की बार जो इन्होंने पछतावे का इजहार किया है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को काबिल कबूल होगा। देखें, अब वो खुद जाती तौर पर पेश होते हैं, और अगर पेश होकर वो अचानक ये कह देते हैं कि पछतावे से मुराद बिल्कुल मैं यही है कि मैं गैर मशरूत माफी मांगता हूँ, तो फिर तो कोई और सूरत हाल हो सकती है। और कानून के तहत जो भी मुल्ज़म होता है वो किसी मरहले पर भी, किसी वक्त भी अदालत के सामने रोशनम पे खड़े होके अगर जाती तौर पे अपनी पशमानी और गैर मशरूत माफी का इजहार कर दे, तो वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। और कानून के तहत ये भी बताता चलूं कि जरूरी नहीं कि जब भी कोई मुल्ज़म गैर मशरूत का माफी मांग ले तो उसको छोड़ दिया जाए। इसके बाद इस सब कुछ होने के बावजूद भी, गैर मशरूत माफी होने के बावजूद भी, ये अदालत का अख्तियार होता है कि वो गैर मशरूत माफी तस्लीम की जाती है या नहीं। जैसे कि पहले जो मुकदमात होते रहे हैं तलाल चौधरी के, दानियाल अजीज के या दूसरे मामलात में, बिल्कुल। तो ये मतीउल्लाह जान साहब, यहाँ पर तो तलाल चौधरी भी जब आते हैं मीडिया टॉक करते हैं और बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो कोई वार्निंग कभी इशू नहीं की गई। जब खान साहब का मामला आता रहा, 2013 की बात हुई, 2017 का रेफरेंस दिया कि किसी किस्म की कोई वार्निंग नहीं थी, और जब हमारे साथ हम अगर कुछ इस तरह से बोल देते या होता तो हमारे साथ रवैया टोटली डिफरेंट होता। तो आप समझते हैं कि पहले नरमी बरती गई, इसलिए ये कल्चर जो परवान चढ़ा तौहीन अदालत का, ये आप समझते हैं कि वन ऑफ द रीजन है? देखिए, बिल्कुल है। खान साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान की, पहले तो पार्लियामेंट पे भी लानत भेजते रहे, फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उनसे हवाले से भी बड़े सवाल उठाते रहे, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन को नून लीग का टाउट और नून लीग का एजेंट कहते रहे, और बहुत कुछ कहते रहे। तो और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है जो खान साहब कर रहे हैं। इसलिए अब भी अगर ये गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं रोस्टम पे खड़े होके, जो अभी तक इन्होंने अपने दूसरे तहरीरी जवाब में भी नहीं मांगी, तो भी मेरे ख्याल में अदालत को ये देखना होगा कि क्या ये गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए एहसान जता रहा है या वाकई ये मुल्ज़म जो है शर्मिंदा है और ये जेन्युइनली इसको अफसोस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखना होंगी। और तौहीन अदालत का ये केस अब सिर्फ मेरे ख्याल में किसी सियासतदान के सियासी मुस्तकबिल का सवाल नहीं है, ये हमारी अदलिया की आज़ादी
का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जिसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, और आपको बताता चलूँ कि पहले 3 जजेस बैठे थे, शोकाज जारी किया, अब 5 जजेस बैठे हैं। तो अब ये अदलिया का इम्तिहान है कि वो कैसे जो है इस मामले से निपटते हैं, क्योंकि एक अदलिया के बारे में भी तासर कायम हो चुका है और एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में भी तासर कायम हो चुका है। अब देखना यह है दोनों में से कौन सा तासर गलत है। अच्छा मतीउल्लाह साहब, यहाँ पर एक ऐसे लीडर की बात हो रही है जिसकी एक बड़ी तादाद में फॉलोइंग है, एक ऐसे हम लीडर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में तासुर ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से महज एक डायरी लेकर निकला है, लेकिन अब खान साहब खुद तस्लीम कर चुके हैं कि तोशाखाना से कफलिंग्स, घड़ियां, डिनर सेट और हर वो तोहफा उठाया जो कि हकीकत में इस कौम की अमानत थी। तो इस पर आप क्या करते हैं? तोशाखाना केस में तहाई वसूली का जो एतराफ सामने आया है। देखिए, इमरान खान साहब ने जो अपनी तकरीरों से, बयानात से और इंटरव्यू से अपने आप को कोई एक आसमानी मखलूक जो साबित करने की कोशिश की है, इसके बाद इमरान खान साहब पे लगाए गए जितने भी उनके मुखालफिन के इल्ज़ामात हैं वो उनको मुखालफिन भी ठोस अंदाज से वो बयान नहीं कर पा रहे, और हमारे जो इदारे हैं वो भी उन इल्ज़ामात की ठोस बुनियादों पे तफ्तीश या तहकीक नहीं कर पा रहे। इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने माजी की सुप्रीम कोर्ट और ख़ास तौर पे जो साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार हैं उनकी मदद से जो अपना एक इमेज बनाया है, और ख़ास तौर पे जो माजी की इस्टेब्लिशमेंट थी जो अब भी वही है बुनियादी तौर पे, उसकी मदद से जो अपना इमेज और साख बनाया है, तो अब खान साहब पे लगाए गए वो तमाम दाग जो हैं वो बआसानी धुल जाते हैं और वो दाग जो हैं उनके दिखाई नहीं देते। तो मेरे ख्याल में अब की बार भी जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी मसला ये है कि उन पर ठोस बुनियादों पे मज़ीद कार्रवाई नहीं हो पा रही, क्योंकि इसके अंदर अल्टीमेटली जो निशाना खान साहब ने बनाया हुआ है एक बड़ी सियासी हिकमत अमली के तहत, वो एक ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट और उसके इदारे को बनाया हुआ है, जिसकी वजह से जो सिविलियन हुकूमत है वो भी बड़ी मोहतात है कि उनके किसी इक़दाम का रद्द अमल इदारे के ऊपर ना आए। और ऑब्वियसली इदारा अभी भी उतना न्यूट्रल नहीं है जितना होना चाहिए, इसलिए इदारा भी मोहतात है और हुकूमत भी मोहतात है। बहुत शुक्रिया आपका मतीउल्लाह जान साहब, आप तज्जिया पेश कर रहे थे पूरी सिचुएशन पे, सूरत हाल पर, और अभी देखना यह है कि खान साहब पेश होते हैं तो मजीद फर्दर इस केस में क्या होता है, क्या नरमी बरती जाएगी या फिर कुछ कार्रवाई होगी। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और इस सेगमेंट का आगाज करते हुए मेरे सिर्फ चेहरे के सामने, मेरी आंखों में फजल हक फारूकी का चेहरा सामने आ रहा है। मुझे उनकी शक्ल याद आ रही है जब 2 छक्के रसीद किए नसीम ने और मैच का पासा पलट गया। अमेजिंग परफॉर्मेंस, शानदार कारकर्दगी, और जो लास्ट मोमेंट थे, जो लास्ट ओवर था वो इतना जज्बाती था, और जिस तरह से वो विनिंग मोमेंट था, हैट्स ऑफ टू टीम पाकिस्तान। और शुरू में जब बाबर आउट हुए, फखर और रिजवान एक के बाद एक विकेट जा रही थी, तो एक लम्हे पे आके दिल की धड़कन थम सी गई, फास्ट होने लगी कहीं पे कि अब मैच हाथ से निकल गया और एंड वाला टारगेट अचीव करना इट वाज क्वाइट बहुत मुश्किल लग रहा था। और नसीम जिनका बेस्ट स्कोर था 4 रन, तो ये सोच रहे थे सब कि ये किस तरह से कर पाएंगे और क्या होगा, बट जो लास्ट ओवर में 2 छक्के लगाए गए, आई थिंक कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। पाकिस्तान ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है, सो बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी रही। बात करेंगे कल के मैच के हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का मायानाज नाम सलमान बट साहब। सलमान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपको भी मुबारक हो, पूरी कौम को भी मुबारक हो पाकिस्तान की इस शानदार विक्ट्री पर। कैसा लगा कल का मैच? अस्सलाम वालेकुम जी, जज़ाकल्लाह, आपको भी बहुत मुबारक हो और पाकिस्तान की पूरी कौम को बहुत मुबारक हो। आई थिंक लास्ट ओवर जिसका आपने जिक्र किया अभी अपनी इंट्रो में अबाउट द गेम, आई थिंक वो बॉटम लाइन थी इस गेम की, और जितना पैशन इन्वॉल्व था इन द एंड, और इट वाज इनक्रेडिबल शो ऑफ डिटर्मिनेशन, क्योंकि लास्ट मैन था और नॉट मेनी पीपल इन पाकिस्तान वुड हैव थॉट कि नसीम शाह 2 बॉलों में 2 छक्के लगाएंगे। सो आउटस्टैंडिंग फीट है, समथिंग टू रिमेंबर फॉर लाइफ।
एंड समथिंग टू चेरिश फॉर द फ्यूचर। और आई थिंक जो अग्रेशन थी अफगानिस्तान की, दैट इज समथिंग विच ब्रॉट अबाउट दिस, क्योंकि वो इतना ओवर द लाइन चले गए थे एंड द वे दे रिएक्टेड आफ्टर टेकिंग आसिफ अलीज विकेट, कि आसिफ अली अपने ध्यान जा रहे थे और उन्होंने पीछे से कुछ बोला और यकीनन कुछ ऐसा ही बोला होगा जो कि अच्छा नहीं लगता, और इसी वजह से वो रिएक्शन हुआ। और उसके बाद जो नसीम का रिएक्शन था, उसने बताया कि यकीनन कोई ऐसी बात थी, क्योंकि जिस तरह वो जीत के स्प्रिंट किया, ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया हो। So ये एग्रेशन नहीं होना चाहिए था। मैं इस पर चले मैं करूंगी बात, लेकिन मैं अभी सिर्फ अच्छी बात करना चाहती हूँ। मुझे वो विनिंग मोमेंट नहीं भूल रहा, जो कि फुल ऑफ इमोशंस था। विनिंग मोमेंट बड़ा जबरदस्त था। अच्छा, ये आखिर में जो बल्ला तब्दील किया, ये इसके पीछे क्या लॉजिक या साइंस है? बहुत सारे लोग वीडियोस वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड भी चला हुआ है कि नसीम ने जो बल्ला तब्दील किया, ये जरा हमें बताएं। देखिए, अगर बैट्समैन बैट चेंज कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो भी बैट उसके ऑलरेडी पास है वो उससे मुतमईन नहीं है। और अगर आप देखें कि मैच में जरूरत थी बड़े हिट मारने की, तो उसने यकीनन कोई ऐसा बैट मंगवाया होगा जिसमें उसके ख्याल में स्ट्रोक ज्यादा है, जिसका पंच ज्यादा दूर ले जा सकता है बॉल को। और ये सभी बैट्समैन करते हैं, जब उन्हें जरूरत होती है कि बड़ा हिट मारना है तो वो अपने बैग से वो वाला बैट लेके जाते हैं जिसके उनके ख्याल में जो सबसे ज्यादा जो है ना स्ट्रोक होती है जिस बैट की, जिससे बॉल लग के ज्यादा दूर जाता है। सो ये बैट्समैन का अपना एक माइंडसेट होता है कि जो एक बैट उसको हाथ में पकड़ के वेपन फील हो गया, यार ये बैट मेरे हाथ में है ना तो मैं बड़ी दूर छक्का फेंकूंगा। तो वो इस तरह की चीज होती है जहन में, और डेफिनेटली इसी चीज की वजह से नसीम ने ये किया। और आई थिंक जो फीलिंग्स लोगों की हैं और जो रिजल्ट आया है वो अटैच्ड है इस सारी बात से, जिसको आपने कहा कि आप बाद में करेंगी। सो अच्छी बात यह है कि अंडर प्रेशर आसिफ की विकेट के बाद 9 विकेटें गिरी हुई थी। जो बेहतरीन चीज पाकिस्तान टीम में है कि दे एवरी पर्सन टिल द लास्ट मैन दे फॉट, और इसी चीज के लिए हम सब और सारे पाकिस्तान के फैंस जो हैं वो क्रिकेट देखना चाहते हैं, वो टीम को लड़ते देखना चाहते हैं। नो डाउट। और ये जो कल का जो विनिंग मोमेंट था और जो कल का मैच था, सलमान, आई थिंक यू विल अग्री, आप इससे मुत्तफिक होंगे कि इसने हमें माजी की याद करवा दी, तारीख। जावेद मियादाद का वो लास्ट ओवर्स में वो छक्का, तो कल के मैच की सबसे मजे की बात है कि हिस्ट्री हमें लगा कि ग्राउंड में रिपीट हुई है। एग्जैक्टली सेम वेन्यू है, और जावेद भाई का छक्का इंडिया के अगेंस्ट और नसीम शाह के ये 2 छक्के अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और इसी ग्राउंड में आसिफ अली ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी छक्के लगाए थे वर्ल्ड कप के अंदर रिसेंटली, जो पाकिस्तान जीता था। सो 3 times नाउ पाकिस्तान ने यहाँ पे क्लिफ हैंगर्स जीते, और आई थिंक शारजा has some something to do with his last ball sixes, क्योंकि यहाँ पे लाहौर कलंदर्स की तरफ से डेविड वीजर ने भी लास्ट बॉल पे छक्का लगा के मैच जिताया था। सो एक ऐसी ग्राउंड है जिधर अक्सर लास्ट बॉल पे छक्के लग जाते हैं। अच्छा, अब सलमान जरा हम बात कर लेते हैं हमारा जो ओपनिंग ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर रहा। एक जहां पर अच्छी बात रही कि हम पाकिस्तान मैच जीत गया और ये खुशाइन बात है, फाइनल में पहुंच गया, ये सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन जो कोताही हुई या जो मिस्टेक्स जिनको आगे इंप्रूव किया जा सकता है या स्ट्रैटेजी तब्दील की जा सकती है, मेरे ख्याल से उस पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि फाइनल है, बड़ा मार्का है, एशिया कप है, फिर आगे वर्ल्ड कप भी आना है। सो मिडिल ऑर्डर के हवाले से बहुत सारी तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है पाकिस्तान टीम को। सो आप कहां पर खामियां देखते हैं और कौन सी हमें ओवरकम करने की जरूरत है? एब्सोल्युटली, आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात आपने की है, क्योंकि अच्छी टीमें जीतकर भी अपना एनालाइज करती हैं अपनी परफॉर्मेंस को, और पाकिस्तान के लिए तो बड़ी एविडेंट है, बहुत विजिबल है कि ये जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, जब इनको ज्यादा ओवर्स खेलने पड़ते हैं तो ये पैनिक करते हैं। ये मैच को जिस तरह से ले जाना चाहिए टिल द डेप्थ, और उसके साथ बाउंड्री भी लेनी है, रन्स भी करने हैं, तो उसमें थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान इज रिलाइंग ऑन टू मेनी हिटर्स। पाकिस्तान को प्रॉपर बैट्समैन चाहिए। देखिए, जब भी बाबर और रिजवान में से एक लंबा खेलता है तो पाकिस्तान के लिए मैच आसान हो जाता है, लेकिन हमें एटलीस्ट एक बैट्समैन और चाहिए। और आई गेस कि शान मसूद एक ऐसे बैट्समैन है जो अभी तक तमाम फॉर्मेट्स में बहुत ज्यादा रन्स कर रहे हैं 1-1.5 साल से, और इंग्लैंड में भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं नेटवर्क ब्लास्ट में। मेरा सवाल है, और जब मैं पहले भी क्रिकेट के सेगमेंट कर चुकी हूँ, क्रिकेट पे जब भी बात हुई है, शान के हवाले से मैंने लाजमी बात भी की है। हमारे पास जितने भी स्पोर्ट्स क्रिकेट एनालिस्ट आए हैं, और आपसे भी मैं क्यों शान को इतना नजरअंदाज किया जा रहा है, या क्या वजह है, या वापसी आप कब देख रहे हैं उनकी? I think if merit was the real concern, तो he should be in. वो तो अभी अंदर होना चाहिए, और अब से नहीं को पिछले 1 साल या 8 महीने से उसको टीम के अंदर होना चाहिए। चीफ सिलेक्टर इज द पर्सन हु नोज सम रीजन, जो वो बता नहीं रहे हैं
और कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा उनकी इस सिलेक्शन से। यू कांट हैव 4 पीपल जिनका पता ही ना हो कि कब विकेट गिर जाएगी। यू नीड टू हैव प्रॉपर बैट्समैन। आपका वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे ग्राउंड्स बड़े हैं और पिचेस तेज हैं, और शान वहां पे अच्छी क्रिकेट खेला है, सो ही नीड्स टू कंसिडर इट। अच्छा, तो सलमान, ये जो अक्सर बात होती है कि अगर शान इन हो जाएंगे तो कैप्टनसी के ऊपर वो क्वेश्चन मार्क एक आ जाएगा, जो अभी करंट कैप्टनसी है, ये सिर्फ चहमगोइयां हो रही हैं या इसमें कुछ हकीकत भी है? देखिए, शान हो गया, रिजवान हो गया, बाबर हो गया, ये लड़के लीडर्स हैं, ठीक है, दे कैन मेक डिसीजंस, और ये टीम को लीड करना जानते हैं बाय देयर बैटिंग, बाय देयर डिसीजन मेकिंग। सो रिजवान भी तो टीम में है, तो क्या खतरा हो रहा है? हालांकि रिजवान ने सबसे ज्यादा कैप्टनसी की हुई है डोमेस्टिक क्रिकेट में, सबसे एक्सपीरियंस कैप्टन, सबसे श्रूड रिजवान है। मुल्तान सुल्तान चैंपियन हुई है अंडर रिजवान हुई है। तो जब एक खेल रहा है तो दूसरे को क्या है, लेकिन जब वो बंदे को आप अंदर नहीं लाते और कोई वजह नहीं बताते तो फिर चहमगोइयों को तो आप खुद दावत देते हैं, लोगों के फिर डिफरेंट आइडियाज बाहर आते हैं। तो टू पुट ऑल दिस डाउन, आई थिंक कि बड़ा जरूरी है कि उसे सिलेक्ट किया जाए, वरना ये ऐसे ही है, जिसको जो समझ आएगी वो बात करता रहेगा, और टीम जो है वो कंफर्टेबल नहीं होती ऐसे। तो अच्छा प्लेयर है, उसे रखना चाहिए। कैप्टन तो जो बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट लीडर होता है, बेस्ट थिंकर होता है, वही कैप्टन होता है। बाबर इज डूइंग अ गुड जॉब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बाबर इज डूइंग वेरी वेरी गुड जॉब, और उनकी सरपरस्ती में हमने बहुत सारे मैचेस जीते भी हैं। अच्छा सलमान, यहाँ पर एक चीज की खुशी, ऑन अ लाइटर नोट, स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा हम सब करते हैं, आई नो, लेकिन एक खुशी तो पाकिस्तान के मैच जीतने की हुई है और दूसरी भारत के आउट होने की हुई है। क्या कमेंट करेंगे? देखिए, क्रिकेट में उन्होंने बहुत प्रोग्रेस की रिसेंटली, बट सडनली नाउ दे डू टू मेनी एक्सपेरिमेंट्स, और उन्होंने अब मेरा नहीं ख्याल कि दे हैव सिलेक्टेड द बेस्ट टीम टू प्ले दिस टूर्नामेंट। स्पेशली अगर हम बॉलिंग की बात करें तो उनके पास सिराज है, उनके पास शामी है, उनके पास इमरान है, वो एक भी फास्ट बॉलर नहीं लाए, और 120 की स्पीड वाले भुवनेश्वर के साथ वो आकर तो वो एशिया कप में कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं। तो ये तो एक ख्वाब की तरह ही है, ये तो नहीं होने लगा। फिर जहां ऑफ स्पिनर खिलाना चाहिए वहां पे 2-2 लेग स्पिनर खिला रहे हैं। बैटिंग में अगर वो आ रहे हैं तो ब्रांड ऑफ क्रिकेट के कोई नया ब्रांड के पीछे जा रहे हैं कि जो आ रहा है वो मारे जा रहे हैं। और जब विकेट्स गिरती हैं तो फिर चाहे आप इंडिया हैं चाहे ऑस्ट्रेलिया हैं, फिर प्रेशर आता है आपके ऊपर। और आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग ने कंसिस्टेंटली विकेट्स ले लेके इंडिया को कहीं पे प्रेशर से बाहर नहीं निकलने दिया। और श्रीलंका के अगेंस्ट भी उन्होंने यही किया, वही सेम मिस्टेक की जिसको श्रीलंका ने भी कैपिटलाइज किया। सो आई थिंक कि इंडिया वर नॉट द बेटर टीम इन दिस टूर्नामेंट, दे डिड नॉट प्ले। अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो वो ऊपर आते हैं। वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर से मैं बात करी विराट कोहली की भी, कि उनकी जानिब से भी पाकिस्तान टीम को जो एप्रिसिएशन दी गई, जो क्रिकेट लवर्स हैं वो उनको भी एडमायर करते हैं, तो उन्होंने बड़ा टीम को बड़े अच्छे प्रेज किया अच्छे तरीके से। अच्छा, अब सलमान, मुझे आपसे पूछना है कि अब फाइनल पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, क्या स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है? कैसा होगा मार्का, कैसा होगा मैच, क्या देख रहे हैं आप? आई थिंक कि बड़ा जरूरी है कि बाबर और रिजवान में से एक प्लेयर पूरे ओवर्स या 15 ओवर एटलीस्ट बैटिंग करे। पाकिस्तान विल नीड अ डिसेंट टोटल। श्रीलंका के साथ मोमेंटम है, श्रीलंका अभी तक सारे मैच ऐसे जीतता आया कि जो नॉकआउट की वर्ज के ऊपर बिल्कुल दे हैव बीन लिविंग ऑन द एज। और जब कोई टीम ऐसे जीतती आती है तो वो मोमेंटम कैरी करती है, उसको रोकना आसान नहीं होता। सो पाकिस्तान विल हैव टू प्ले देयर बेस्ट क्रिकेट। आई थिंक कि पाकिस्तान का जो एक मैच श्रीलंका के साथ है फाइनल से पहले, पाकिस्तान को उसमें अपने नए लड़के खिलाने चाहिए। पाकिस्तान को उसमें अपने एग्जैक्ट बॉलिंग जो हमने खिलानी है फाइनल में वो उनको नहीं दिखानी चाहिए, उसको प्रैक्टिस नहीं करवाना चाहिए। सो आई थिंक पाकिस्तान नीड टू बी केयरफुल, उस मैच में नए लड़के डालें और फाइनल की स्ट्रेटजी जो है ना वो केयरफुली डिजाइन करें, बिकॉज श्रीलंका वोंट बी इजी। थैंक यू सो मच सलमान, आपने हमें ज्वाइन किया इन नियो पाकिस्तान, एंड बेस्ट विशेस टू टीम पाकिस्तान। प्लस जो क्राउड पहुंचता है मैच देखने के लिए, जो क्रिकेट लवर्स होते हैं, आई नो सबकी जो इमोशंस हैं, सबके जो जज्बात हैं वो बहुत पीक पर होते हैं, बट स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा सिर्फ ग्राउंड के अंदर ही नहीं, ग्राउंड के बाहर भी करना चाहिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो नाजरीन, कभी आपने ऑटो पायलट मोड या फिर ऑटो पायलट ऑप्शन के बारे में सुना है?
जो लोग ट्रैवल करते हैं या जो लोग जहाज़ उड़ाते हैं, बहुत ही कम लोगों का एक्सपीरियंस हुआ होगा जो कॉकपिट में जाकर पायलट्स को जहाज़ उड़ाता हुआ देखते होंगे। तो मैं उनको बताऊं कि एक ऑटो पायलट मोड या ऑप्शन होती है जिसमें एक मैकेनिज्म होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल आ जाती हैं और ऑटोमेटिकली कर रही होती है। नो डाउट कि जो पायलट होता है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है और कमांड उसके हाथ में मेन होती है, बट उसमें चांसेस जो होते हैं ना वो गलती के वो बहुत ही कम होते हैं। जब इंसान की बात आती है कि जब इंसान किसी चीज़ को कंट्रोल करता है, किसी मशीन को कंट्रोल करता है, तो उसमें ह्यूमन एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये बात बताने का आपको मकसद ये है कि जब मशीन्स कुछ कंट्रोल करती हैं तो उसमें एरर बहुत कम होते हैं, लेकिन जब इंसान कोई काम कर रहा होता है तो नेचुरल सी बात है, कुदरती बात है कि वो गलतियां भी करेगा, कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी और उनको वो साथ ही साथ सॉल्व भी करेगा। अब ये बात बताने का मकसद ये है कि एक टीवी की मेज़बान ने, जो कि कनाडा में एक टीवी एंकर हैं, उन्होंने पाकिस्तान में सैलाब से मुतल्लिक खबरें पढ़ते हुए ऑन एयर लाइव चैनल पर मक्खी निगल ली। अब ये बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है, ये वीडियो भी उन्होंने खुद ही शेयर की और बड़े अच्छे मिजाज में उन्होंने कहा कि ये वीडियो शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि आजकल हमें हंसने की या मुस्कुराने की बड़ी ज़रूरत है। तो उन्होंने अपनी न्यूज़ को डिस्टर्ब नहीं किया और बहुत सारे इंसिडेंट, बहुत सारे वाक़यात समटाइम लाइव कवरेज करते हुए होते हैं जिनको आपको ओवरकम करना होता है। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी न्यूज़ की, तो जो हमारे बॉस जिन्होंने हमें ट्रेन किया था उन्होंने एक चीज़ मुझे बताई और उन्होंने कहा कि एक मशीन ही सिर्फ होती है जो एरर नहीं कर सकती। आप जब खबरें पढ़ेंगे, आप जब ऑन एयर जाएंगे, लाइव जाएंगे, तो ह्यूमन एरर का मार्जिन होता है। इसलिए मैंने आपको जहाज की मिसाल भी पहले दी कि जब इंसान कोई काम करेगा तो गलती तो उससे होगी, लेकिन उससे आपको कैसे निकलना है ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, बात होती है। और जो एक मजा हुआ एंकर होता है या जो टीवी पे लोग आ रहे होते हैं, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो उस चीज़ को समटाइम ओवरकम भी कर जाते हैं। बट दिस वॉज अ फनी इंसिडेंट। ये एक थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी थी, वायरल भी हुई सोशल मीडिया पे। कल बहुत सारे लोग ये वीडियोस मेरे साथ भी शेयर कर रहे थे, मैंने भी देखी, मेरे भी चेहरे पर मुस्कुराहट आई। और मक्खी को देखना इस वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो बड़ा वो जूम इन करके देखना पड़ा। लेकिन बाद में बहरहाल इन खातून ने खुद ही अपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया और बड़ी इंटरेस्टिंग कैप्शन भी लगाई कि ऐसा हो जाता है और आजकल सबको मुस्कुराने की बड़ी ज़रूरत है। सो ये इंसिडेंट्स होते हैं, समटाइम आपको टीवी पे बड़ी एक सटल सी न्यूज़ नज़र आ रही होती हैं, एक बड़ा प्रेजेंटेबल सा एंकर, सहाफ़ी या टीवी होस्ट नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ स्टूडियो में कितनी गर्मी है और कहीं मक्खी आ गई है या कोई मसला हो गया है या किसी प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की आवाज़ कान में नहीं पड़ी, तो ये सारे इश्यूज होते हैं जिनको यूजली जो टीवी होस्ट या जो मेज़बान होते हैं वो लेकर चल रहे होते हैं और साथ साथ कवर भी कर रहे होते हैं। कवर इन द सेंस कि हमारी ऑडियंस जो है वो डिस्टर्ब ना हो, उनको पता ना चले। और यही एक कोशिश जो है ये खातून एंकर ने भी की है। बहरहाल हैट्स ऑफ टू हर, जो उन्होंने लाइव ही टीवी चैनल पर मक्खी निगल ली। बहरहाल ये तो सिर्फ एक आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए एक वीडियो थी। आप भी, आई एम श्योर आपने भी इंजॉय किया होगा इसको। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हेडलाइन ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक चैलेंजिंग सूरत हाल से दो चार है। सैलाब ने कितनी तबाही मचाई है, ये कुदरती आफत न जाने कितने लोगों को, कितने मासूमों को, कितने घरों को मुतासर कर गई है। ऐसे में हम तमाम लोगों की जो छोटी सी मामूली सी कोशिश या काविश मेरे ख्याल से किसी एक घर का या किसी एक बच्चे की ज़िंदगी बेहतर कर सकती है। आपने कभी सोचा है कि वहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं वो कितनी अजियत में इस वक्त मौजूद हैं, कितनी सारी हेल्थ कंडीशंस का सामना करना पड़े, कितनी सारी डिजीज़ का सामना करना पड़ रहा है, मेडिकल कैंप्स की वहाँ पर कमी है, मच्छर की अफजाइश कितना बड़ा चैलेंज है, बच्चों को दूध देना, वक्त पर खाना मिलना उनको नहीं मिल पा रहा। कभी आपने या कभी
कभी मैंने ये सोचा है कि हमारा बच्चा जब भी भूख में होता है तो हम कैसे उसके लिए दुनिया जहान की नेमतें उसके लिए ले आते हैं। तो इस वक्त बलोचिस्तान में, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में आप सोचे कितने ऐसे बच्चे हैं जो रोज रात को खाली पेट सो रहे हैं, और ये सुनकर, ये सोचकर भी मेरे जिस्म पर एक कपकपी तारी हो गई है। ऐसे में सलाम मुतासरीन के लिए प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान और ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से मुल्की सतह पर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। और पाकिस्तान को दुनिया भर में वैसे भी इंसान दोस्ती, बेलौस रज़ाकाराना खिदमात के लिए जाना जाता है। जब भी मुसीबत अपने हमवतनों पर आई है तो हमेशा बढ़ चढ़कर हम तमाम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, चाहे कोई भी हो, अपनी कैपेसिटी में रहकर हर शख्स उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता रहा है, इन पास्ट माजी में भी और अभी भी हम देख रहे हैं। क्योंकि अभी भी हमारे वतन अजीज को बदतरीन सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है, और इस मुश्किल वक्त में, इस आफत की घड़ी में अपने हम प्यारे वतनों को इमदाद पहुंचाने के लिए एप्सेप और पामी ने सुपीरियर फाउंडेशन के ताउन से मिशन एसआर फ्लड रिलीफ फंड कायम किया है। आप तमाम देखने वालों से भी गुजारिश है कि इस इमदादी मिशन को आगे बढ़ाएं और इसमें बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लें। बात करेंगे हम इसी हवाले से मिशन एसआर की जो एफर्ट की जा रही है, सलाम मुतासरीन तक पहुंचने का जो नेटवर्क है, और अभी तक कितनी एड वहां पर पहुंच चुकी है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान होंगे प्रोफेसर जाहिद बशीर, प्रिंसिपल शालीमार मेडिकल कॉलेज, एंड मुनीब अहमद साहब जो कि प्रोजेक्ट हेड मिशन एसआर है। मुनीब साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि मैंने मिशन एसआर का तस्करा भी किया और लोगों से भी अपील की कि वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, तो जो लोग आपको सुन रहे हैं आज फॉर द फर्स्ट टाइम, आप उनको मिशन एसआर के बारे में क्या बताएंगे और अब तक कितनी एड सलाम मुतासरीन तक पहुंच चुकी है? बहुत शुक्रिया आपका नबीहा इंट्रोडक्शन करवाने का। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो एप्सेप और पामी के ताउन से जो मिशन एसआर प्रोग्राम शुरू हुआ है वो बेसिकली है क्या, जो प्रेसिडेंट एप्सेप हैं और चेयरमैन पैमी हैं, उनका कहना ये है कि हम इस मुश्किल घड़ी में अगर सामने ना आए तो सोसाइटी हमें बुरे अल्फाज में याद करेगी। इस मुश्किल घड़ी में हम आगे बढ़ के जब आए तो हमने ये आगाज़ शुरू कर दिया था, पूरे का पूरा जो प्लान है हमने तकरीबन जो है वो अप्रैल जो उसमें 31 से हमने स्टार्ट कर दिया था। मसला ये है कि वहाँ पे लोग अभी तक भी पहुँच नहीं पा रहे, जो डिज़ास्टर वाले एरियाज़ हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि आपके केपी की जो बखर से ऊपर 45 किलोमीटर जो तहसील है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हो चुका है। हमारी बहुत सारी टीम्स जो हैं वो ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं। ये मिशन एसआर एक ऐसा मिशन है जिसमें हमने पूरी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और पूरे प्राइवेट सेक्टर जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं उनको अपने साथ मिलाया है। सुपीरियर फाउंडेशन को भी हेड कर रहा हूँ, तो ये सारों ने मिल के इमदाद का ऐलान भी किया, ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि वहां पे जाके रियल टाइम ग्राउंड पे सर्व किया। कुछ हमारे सुपर हीरोज जो हैं वो हमें टीवी पे नजर आ रहे होते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कुछ ऐसे सुपर हीरोज हैं जो टीवी पे नहीं आना चाहते, जो पीछे रह के लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। वो हमारे अनसंग हीरोज जो हैं वो एप्सेप के प्रेसिडेंट्स हैं। वो हमारे अनसंग हीरो जो हैं वो हर उस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट्स हैं जो आगे बढ़ के वहां पे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको छोटा सा एक फिगर बताता हूँ, अभी तक जो है वो तकरीबन कोई 200 मिलियन के करीब जो है वो इमदाद ये सारों ने मिल के उन एरियाज में पहुंचाई है, जिसमें बलोचिस्तान भी है, जिसमें केपी भी है, जिसमें साउथ पंजाब भी है, जिसमें बलोचिस्तान के ऐसे एरियाज भी हैं जहां पे शायद मेरा और हम जैसे कई लोगों का पहुंचना बहुत मुश्किल हो, लेकिन वो इमदाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और डिफरेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से वहां पे पहुंच रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमदाद वहां पे पहुंच तो रही है, लेकिन स्टिल जो लोग हैं वहां पे ये आहो पुकार की सिचुएशन में क्यों है कि हम तक नहीं पहुंच पा रही। प्लीज आप इसको जरूर हाईलाइट कीजिए। मैं इसी से आपकी यहीं से मैं बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। प्रोफेसर जाहिद बशीर को भी मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। प्रोफेसर साहब, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है इस वक्त। अगर सलाम मुतासरीन की बात की जाए, फूड सप्लाईज तो एक मसला, वहां पर जो लोगों को हेल्थ के हवाले से जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से आपके इदारे के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं मैं जानना चाहूंगी, और मैं जरूर कहूंगी कि हमारी ऑडियंस के साथ भी आप शेयर करें कि आपका जो रिलीफ ऑपरेशन है ये कितना बड़ा है, कितना वसी है, इसका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है।
बहुत शुक्रिया जी। देखें, शाह ने हमने 3 स्टेजेस में इस पे काम किया है अभी तक। सो फर्स्ट स्टेज वाज कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली जामपुर और फाजिलपुर के एरिया से थे। सो इमीडिएटली जो जरूरत थी फौरन वो ये था कि जी बिफोर वी कुड इवन ट्रांसफर थिंग्स देयर, उनको हमने कैश ट्रांसफर किया एंड दे ऑर्गेनाइज वहाँ पे लोकल जो उनका फूड चेन था उसको उन्होंने मेंटेन किया, बिकॉज दैट वाज द मेजर इशू। और सेकंड स्टेज पे फिर हमने यहाँ से चीजें ट्रांसपोर्ट करनी शुरू की। सो द फर्स्ट स्टेज वाज कि कैश ट्रांसफर किया। सेकंड स्टेज पे हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे वो हमारी फैकल्टी एंड हमारे स्टूडेंट्स थे, एंड दे वर द इमीडिएट रिस्पॉन्डर्स। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ऑलरेडी स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने फौरी तौर पे अपने क्योंकि उनके क्लास फेलोज वगैरह भी थे, तो उन्होंने वो जो है सिचुएशनल एनालिसिस फौरन किया कि जी वहाँ पे किस चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक, और उन चीज़ों को फौरन उधर पहुँचाया, और तकरीबन कोई 6-7 मिलियन की ये चीज़ें ट्रांसफ़र कर चुके हैं स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। सेकेंड स्टेज पे फिर एज एन ऑर्गेनाइजेशन we chipped in and हमने again because individual हमारा ख्याल था कि जी शायद उतना इफेक्टिव ना हो, तो we piggyback with another organization जो already वहाँ पे काम कर रही थी। So this was an organization that was supplying food items, shelters और clothing दे रहे थे, and उसके बाद medical camps वहाँ पे कर रहे थे। तो हमने इन एफर्ट्स को हमने यहाँ पे सप्लीमेंट किया विद आवर ओन ह्यूमन रिसोर्स। तो हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज वहाँ पे गई और फिर उनको जो चीज़ें चाहिए थी वी अरेंज दिस एंड ट्रांसपोर्टेड इट टू देम। हमारी मेन कंसंट्रेशन हैज बीन इन द डीजी खान एरिया, ठीक, और वहाँ पे हमने काम किया है। फिर तीसरी स्टेज पे हमारे डोनर्स हैं who've chipped in and उनके साथ हम प्लान कर रहे हैं इनकी रिहेबिलिटेशन का, which will be the next stage। ठीक। और इनिशियली हमारा प्लान है कि जी हम एक गांव को सॉर्ट ऑफ ओन कर लेंगे या उनको फॉस्टर कर लेंगे, और इस पूरे गांव की रिहेबिलिटेशन जो है, उनकी रिकंस्ट्रक्शन, फिर उनको लाइफ स्टॉक की जरूरत होगी, वो हम उनको परचेज करके यहाँ पर उनको जो सैलाब मुतासरीन है उनको एक मर्तबा फिर से हमें आबाद करना पड़ेगा। जो मेरा कंसर्न है, मुझे थोड़ा सा खौफ भी आता है जब मैं अकेले में बैठ के सोचती हूँ कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम क्या कर पाएंगे, क्या हम इन लोगों को जो इतने मुतासिर हुए इनको दोबारा से आबाद कर पाएंगे, कहीं कोई दोबारा से कोई बड़ी सियासी हलचल या बड़ी खबर आके सैलाब मुतासरीन को, इन लोगों को मुतासिर तो नहीं कर देगी, नज़रअंदाज तो नहीं कर देगी। मुनीब साहब, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। बड़ी अच्छी बात की अभी प्रोफेसर जाहिद बशीर साहब ने कि एक गाँव दोबारा से आबाद किया जाए, उसकी जिम्मेदारी उठाई जाए, वहां पर लोगों को फिर से बसाया जाए, उनका आशियाना बनाया जाए। सो मुझे दिल से खुशी हुई ये बात सुन के। आई एम श्योर आपको भी ये खदशा होगा या जहन में आता होगा कि ये आसान नहीं है, ये मुश्किल है। सो ये कैसे सब कुछ हो पाएगा इन लॉन्ग टर्म? बिल्कुल, प्रोफेसर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, और एप्सेप और पैमी का जो ये मिशन है सारा ना, उसका एक मिशन का एक हिस्सा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी अब मुनीब साहब आपको से दोबारा हम कनेक्ट करते हैं। प्रोफेसर जाहिद बशीर साहब, यही सवाल मेरा आपसे होगा कि आपने आइडिया तो बहुत ही खूबसूरत दी है, इतनी प्यारी आपने बात की है, लेकिन जब इस पर प्रैक्टिकल काम शुरू होगा या अमली इक़दाम इस हवाले से किए जाएंगे या स्टेप बाय स्टेप जब चलना पड़ेगा तो कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, उस हवाले से क्या प्लानिंग है? देखें जी, मेरा ख्याल है कि हमारे जो है ना लोग जो हैं, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट फिलैंथ्रोपी जो करते हैं पाकिस्तान में। पर कैपिटा जो फिलैंथ्रोपी होती है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हमारे लोग विल स्टेप अप एंड हमेशा आप देख लें कि जी जब जल्जला आया, फिर 2010 का सैलाब आया, फिर 2000 अब आया है सैलाब, तो इसमें हमारे लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमें सिर्फ जरूरत ये होगी कि जो इस एफर्ट को चैनलाइज करें, बिकॉज बहुत सारे हमने देखा है कि जब इंडिविजुअल एफर्ट्स होती हैं तो देयर इज नॉट अ रियलाइजेशन कि एक्चुअली वहाँ पे क्या जरूरत है
एंड चीजें आ जाती हैं एंड उनकी अप्रोप्रिएट या ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं होती जी। तो जिस तरह इसार है इस तरह आई थिंक पीपल शुड गेट इन एंड गेट टुगेदर एंड वो मिल के आइडेंटिफाई करें कि जी ये चीजें ऑर्गेनाइज कैसे होनी है, बिकॉज इट हैज टू बी मनी वेल स्पेंट। आई थिंक जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा ट्रस्ट है, इनका एक्सपीरियंस भी है, दे हैव डन इट मेनी टाइम्स बिफोर। इसी तरह इसार है, सारे अगर ये मिल जाएं तो जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उनको ये पिगी बैक कर लें विद देयर ओन एफर्ट्स, तो ये जो रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है आई थिंक ये बड़ा इफेक्टिव हो सकता है। ऑफ कोर्स उसमें गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनकी भी मदद की जरूरत होगी, बट आई थिंक प्राइवेट सेक्टर इज मच मोर एफिशिएंट एंड मच मोर इफेक्टिव। और अगर ये मेरे ख्याल से लोगों का जो ट्रस्ट है, आम इंसान का जो ट्रस्ट है वो भी शायद प्राइवेट सेक्टर पर ज्यादा है। नो डाउट जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, जो काम कर रही है या जो इकदाम कर रही है वो भी काबिल तहसीन है, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बैरूनी मुमालिक से एड भी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान पहुंची है। आई विश के वो जो मुस्तहिक लोग हैं, जो एक्चुअल मुतासरा अफराद हैं, फैमिलीज हैं, उन तक वो एड पहुंचे। बेस्ट विशेस टू यू सर और मिशन एसआर के लिए भी, पूरी टीम के लिए भी। आम शख्स जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप तमाम देखने वालों को भी मैं यही गुजारिश करूंगी कि इस इमदादी मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जिस भी इदारे पर, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पर, जिस भी फाउंडेशन पर, जिस भी एनजीओ पर आपको ट्रस्ट है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, जितनी भी अपनी हैसियत के मुताबिक कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है तो आप करें, क्योंकि इट मीन्स अ लॉट किसी भी एक शख्स के लिए जो कि इस वक्त मुश्किल में घिरा हुआ है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो जनाब, खबर यह है कि सियासी हलकों में इस वक्त पंजाब में एक बार फिर से तब्दीली की बाज़गश सुनाई दे रही है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुतहर्रिक हो गए हैं, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इदारों के खिलाफ जो बयानात सामने आ रहे हैं उससे पार्टी की निचली क़यादत नाखुश है। ऐसी खबरें सरगर्म हैं और ऐसे में गुज़श्ता शब PTI के सरबराह ने एक बार फिर पंजाब में तब्दीली के खदशे का इजहार करते हुए इदारों के किरदार पर सवालात उठाए हैं। क्या कहा आप भी देखिए। बहुत पैसा है, अब मैं नहीं जानता इसको, लेकिन मैं इस तरह जानता हूं कि चिश्तियां, अगर किसी ने भी आपने इसको वोट दी, इसका मतलब अब भगोड़े नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं, मुजरिम को वोट दे रहे हैं। इसका मतलब अब बुराई के साथ खड़े हैं। इसका मतलब कि अल्लाह के फरमान के खिलाफ आप जा रहे हैं। मेरी हमेशा कोशिश हुई है कभी अपनी अदलिया और अपनी फौज, कभी भी मैंने इनकी तनकीद की तो मेरी कोशिश होती है कि तामीरी तनकीद की जाए, जिस तरह बाप अपने बेटे के लिए करता है, उसको तनकीद करता है ताकि वो बेहतर इंसान बने। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर इदारा बेहतर हो, हम कभी अपने मुल्क के इदारों को कमजोर करने कभी भी हमने कोशिश नहीं की। तो अब हमें पता चला कि एक नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। और कोशिश कैसे हो रही है? लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। चोरों का पैसा चल रहा है, हमारे लोगों को MPs के पास जाके उनको करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे। नाज़रीन, जहां इमरान खान साहब को खदशा है कि पंजाब में तब्दीली लाई जा सकती है, वहीं जो उनकी टीम है, उनके मुशीर इत्तलात पंजाब या साबिक गवर्नर और इमरान खान के जो पुराने और जो करीबी साथी उमर सरफराज चीमा, इनके मुताबिक उनकी हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। आइए आपको एक क्लिप और दिखाते हैं। वो पंजाब की हुकूमत की तब्दीली की बहुत ज़्यादा अफवाहें चल रही हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो किसी वक्त भी जो है वो तब्दील हो सकती है। जी बताइए उमर साहब, क्या इसमें सूरत हाल कोई है हकीकत में ग्राउंड पर कुछ? शेख साहब, इसमें कोई हकीकत नहीं है। वैसे तो आपको याद है कि इन्होंने पहले भी हमारी जो हुकूमत को नोटों के जरिए हमारा हक छीना था और हमने वही हक अपना 17 जुलाई को आपने देखा वोटों की ताकत से हमने वापस लिया।
बाकी जी जनाब, तो ये भी आपने गुफ्तगू सुन ली कि खान साहब क्या कहते हैं, जो उनकी टीम है या जो उनके जो करीबी लोग हैं वो क्या राय रखते हैं। बात करेंगे इसी हवाले से। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अमीर अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब, आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, तो किसी किस्म का कोई खदशा, किसी किस्म का कोई डर इस वक्त है जो खान साहब को सता रहा है, जिसका जिक्र भी उन्होंने किया अपनी स्पीच में? जी हाँ, डर बिल्कुल है, खदशा भी मौजूद है कि पंजाब में फिर से हुकूमत तब्दील की जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई जाए परवेज इलाही के खिलाफ और उनको हटा के फिर अपना चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। लेकिन नबिया, ये आईनी तौर पर सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन हो सकता है कि परवेज, दो सूरतें आप कर लेंगे। एक तो ये कि परवेज इलाही खुद मुस्ताफी हो जाए, वो हुकूमत डिसॉल्व कर दें और किसी और को कहें कि वो अपनी मेजॉरिटी क्लेम करे। दूसरा उसका हल है ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के बाद अब हमेशा हमेशा के लिए एक ढक्कन रख चुकी है कि कोई भी शख्स जो इनहराफ करेगा उसका वोट भी काउंट होगा और वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा। ठीक। सो मुझे समझ नहीं आ रही कि आसिफ जरदारी साहब या अगर कोई और गेम कर रहा है तो उसका मकसद क्या है। ये एक बहुत बुरा अमल और कदम हम उठाने जा रहे हैं, इंस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएंगे। इतलात ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब को भी नवाज शरीफ साहब ने लंदन तलब कर लिया है और में ये सैलाब की मसरूफियात से फारिग होने के बाद वो लंदन जाएंगे। वहां पे नए फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर भी बात होगी, क्योंकि 15 अक्टूबर तक मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर है, 15 अक्टूबर के बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहेंगे। कौन सागदार साहब की जो खिदमत है उनको ब्रोएकार लाया जाएगा, क्या इत्तलात क्या है इस हवाले से? फिर जी, सागदार साहब की खिदमत को लाया जा सकता है क्योंकि वो सेनेटर तो हैं और वो वापस नहीं आ रहे थे। बड़े ऑब्वियस उसकी रीजंस हैं। पहले वो वापस आना चाहते थे, नवाज शरीफ साहब को भी पासपोर्ट इशू हो गया, सागदार को भी पासपोर्ट इशू हो गया। ये उस दौर की बात है जब हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर थे। तो प्लान ये था मुस्लिम लीग नून का पहले। ठीक है, अमीर अब्बास साहब की आवाज़ थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो रही है तकनीकी वजूहात की बिना पर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि आने वाले जो चंद दिन है, आने वाला जो टाइम है वो उसमें काफ़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। एक तरफ तो वो इशारा कर रही है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें कुछ चेंजेस देखे जा रहे हैं और साथ ही साथ जो अभी पंजाब में जो खान साहब को खदशा खतरा है इसके ऊपर भी कमेंट हम ले रहे थे। अच्छा, अमीर अब्बास साहब इज अगेन विद अस। जी, आगे से गुफ्तगू अपनी मुकम्मल कीजिएगा अपनी बात आप। जी जी, मैं आपको बताता हूँ नबिया कि इसहाक डार साहब को जब पासपोर्ट इशू हुआ और नवाज शरीफ साहब को भी पासपोर्ट इशू हो गया तो प्लान ये था मुस्लिम लीग नून का कि पहले इसहाक डार साहब को वापस भेजा जाएगा पाकिस्तान और देखेंगे कि उनके साथ अदालतें क्या है, उनके साथ नारे का सलूक करते हैं। अगर तो इसहाक डार को हाथों हाथ लिया और उनको जेल भेजने के बजाय उनके मुकदमा फौरी तौर पर रफा हो गए तो इसका मतलब है कि हालात साजगार हैं और फिर नवाज शरीफ पाकिस्तान भेज देगा। लेकिन उसी असना में फिर हुआ ये कि पंजाब में जिम्मी इलेक्शन हो गए, हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो गई और मुखालिफिन की हुकूमत आ गई। तो हम पंजाब के ऊपर ही रिलाई करना था बेसिकली, उन्हें जेल भेजने के बजाय कोट लखपत उन्हीं के रायमंड पैलेस को सब जेल करार दिए जाने की तवक्को थी। सो चूंकि हुकूमत ना रही तो प्लान भी तब्दील हो गया। अभी ये भी इतलात है कि हमजा शहबाज जो इस वक्त मौजूद है लंदन में, वो एक फाइल लेकर गए हैं यहाँ से पंजाब में नए सेटअप के हवाले से, हुकूमत की तब्दीली के हवाले से। तो नवाज शरीफ चूंकि पार्टी कायद है और उनकी अप्रूवल, उनकी रजामंदी बहुत है पंजाब में तब्दीली के लिए, लेकिन ये आसान नहीं होगा। अच्छा, अमीर अब्बास आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, सुन पा रही हैं आपने अपना जवाब गलबन ठीक है मुकम्मल किया। अच्छा, ये खान साहब जो अपनी ये तो आपने जिक्र किया फाइनेंस मिनिस्ट्री के हवाले से, मतलब पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज क्या हो सकती हैं ये आप शेयर करते, लेकिन अभी जो खान साहब पे बैक टू उन पे मैं आती हूँ कि जो मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई का तस्करा बार बार किया जा रहा है इशारतन, ये नाम कब सामने आएगा और किस पर ये किसका नाम लिया जा रहा है वैसे छुपे अल्फाजों में? ये नबिया आप के लाहौर से ही किसी का नाम है जहां बैठी है और ये मॉल रोड के आसपास एक जगह है
वहां से ये खान साहब का मतलब है कि मिस्टर एक्स का ताल्लुक है उस इलाके से, अब इसलिए अभी नाम नहीं लेंगे। और मेरा ख्याल अच्छी बात, जो काम नवाज शरीफ साहब ने किया था, बिल्कुल खुल के आर्मी चीफ का नाम ले दिया, DGI का नाम लिया, वो नामुनासिब बात है। हाँ, वो अपने शिकवे कर रहे हैं, उसको भी बंद करना चाहिए खान साहब को। फौज हो या अदलिया हो, उनको अगर आप सरे बाजार जूते मारना शुरू कर दें और उनको नेम कॉलिंग शुरू कर दें, नेम एंड शेम करना शुरू कर दें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। पिछले जलसे जुलूसों में हमने देखा डायरेक्टली बहुत कुछ कहा गया। खान साहब तो खुलेआम अब बहुत कुछ मतलब फरमा रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। जी हाँ, वो कर रहे हैं, लेकिन वो नाम नहीं, अगर मिस्टर क्या है तो वो नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो नाम लेंगे। माजी में भी वो ब्रिगेडियर सैमसन थे, उनका नाम उन्होंने लिया। 31 या 30 पैंसर वाली बात जो लाहौर में हुई थी 2013 में लेंगे, कुछ वक्त के बाद लेंगे, यानी हुकूमत उनकी आ जाएगी उस सूरत में, या अगर उनको बहुत ज्यादा ये महसूस हुआ कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उन्हें इतना दीवार से लगा दिया गया। क्योंकि अब इस वक्त 21 केसेस हैं, 21 केसेस, जिनमें से हीनियस केसेस भी हैं, यानी टेररिज्म के केस, तौहीने मस्जिद नबी का केस, इस वक्त। तो अगर उन्हें लगा कि मेरे लिए स्पेस बिल्कुल खत्म की जा रही है, तो शायद वो उस फ्रस्ट्रेशन में नाम ले दें। लेकिन अभी मेरा ख्याल है उनको नहीं जाना चाहिए। वो एक बड़े लीडर है, उनका एक बड़ा कद है, और उनको एक मिसाल रकम करनी चाहिए आने वाले पॉलिटिकल जो हमारी यंग एक लॉट सामने आ रही है। वरना ये तो एक बड़ी अजीब बात होगी कि कोई भी कल को उठेगा, ऐसी की तैसी थोड़ा जनरल तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये इसको हम ये अगर ये बात ठीक भी हो तो हम इसको सराह सकते हैं, इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। अच्छा, पंजाब में कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात से कब्ल तब्दीली लाना मुमकिन है? किन इंतखाबात से पहले? अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात से कब्ल। जी जी, ज़िमनी, देखिए ज़िमनी इंतखाब जो है वो पंजाब में तो सूबाई नशिस्तों का 2 ज़िमनी इंतखाब होगा, शायद 3 है। 2 है जो अभी इस होंगे 11 सितंबर को, ठीक, और बाकी कौमी असम्बली का इलेक्शन है। इसमें एक मुल्तान का है, और बाकी जो वो भी कौमी असम्बली के जो 9 इमरान खान साहब के हल्के हैं, तो उनका ताल्लुक जो है वो पंजाब से बराह रास्त तो नहीं। हाँ, लेकिन एक इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। अगर अभी खान साहब 11 सितंबर वाले 3 इलेक्शन में से 2 भी जीत जाते हैं, तो वो जो उनकी हवा है, वो जो उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, वो मेंटेन रहेगा, बल्कि वो और ज्यादा यहाँ पर अगर देखे जाए तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनका बयानिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मुस्लिम लीग नून की अगर हम अब देखें, जायजा लें, क्या हिकमत अमली होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी पंजाब में तब्दीली के हवाले से? जी, तकनीकी की वजूहात की बिना पर मीर अब्बास से हमारा राब्ता एक मरतबा फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है। देखना यह है कि अब तब्दीली आती है या नहीं आती, और आती है तो कब आती है और कौन लेकर आता है। प्रोग्राम में लेंगे एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा करेंगे ज्वाइन। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो सोशल मीडिया पर जहाँ पर एक दिल को उदास करने वाली और दिल को परेशान करने वाली वीडियोस वायरल होती हैं, जब हम देखते हैं कि सैलाब मुतासरीन किन हालात से उनको गुजरना पड़ रहा है और किन मुश्किलात से उनको गुजरना पड़ा है, और सैलाब ने कितनी बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। और ऐसे में दिल खुश तब होता है, दिल बाग बाग तब होता है जब मैं हमारे जो हम वतन हैं उनका जज्बा सारियत देखती हूँ। मैं देखती हूँ उनकी इमोशंस, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार कि वो सैलाब मुतासरीन के लिए किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। और मैं जिस दिन से सैलाब आया है, एक बात बार बार दोहराती हूँ कि कोई भी इमदाद या मदद करना या सपोर्ट करना सैलाब मुतासरीन को वो छोटा या कम ज़्यादा नहीं है।
बस मदद करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक नन्हे बच्चे की वीडियो वायरल हुई है जो कि प्लास्टिक की बोतलें चुनता है और एक दिन में 280 रुपए कमाता है, 280 रुपए कमाता है, और उसमें से जो 80 रुपए है वो अल खिदमत फाउंडेशन को डोनेट कर देता है फॉर फ्लड विक्टिम, सैलाब मुतासरीन के लिए। ये वीडियो पहले आप देखें, सोशल मीडिया पर वायरल भी बहुत है, और फिर ये नन्हा बच्चा जुबैर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, इससे मैं बात भी करूंगी। ये वीडियो जनाब आप देखें, जब ये डोनेट करते हुए गालिबन किसी रैंडम शख्स ने ये वीडियो बनाई होगी, उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया होगा। अपने दिन भर की मेहनत मजदूरी के बाद इसने बहुत मेहनत से 280 रुपए जमा किए होंगे और उसमें से 80 रुपए इसने सैलाब मुतासरीन के लिए डोनेट कर दिए फाउंडेशन को। जुबैर हमारे साथ है और जुबैर को थोड़ा सा मुझे लगता है, क्योंकि ही इज़ पठान, माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा है, तो शायद थोड़ी सी उर्दू बोलने में डिफ़िकल्टी भी है, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे उनकी बात को। अस्सलाम वालेकुम जुबैर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? ठीक है। जुबैर, ये वीडियो देखी आपने? किसने बनाई आपकी ये वीडियो? और भाई ने बनाई। भाई ने बनाई, और सोशल मीडिया पर आपको पता है कि इस वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। मैंने देखी, मैंने कहा अपनी टीम से कि ये बच्चा कौन है, और जहां पर इतने लोग बड़े बड़े लोग डोनेट नहीं करते, आप डोनेट कर रहे हो, इतनी मेहनत करते हो दिन भर, और उसके बाद 80 रुपीज़ 80 रुपये आपने जाके डोनेट किया, तो क्या सोचा? खबरें देखी बहुत सारी कि मदद करनी चाहिए हमारे बहन भाइयों की, पानी में कितना नुकसान हुआ उनको, है ना? हाँ। वीडियोस देखी आपने, खबरें देखी, फिर क्या सोचा? फिर सोचा है इसका मदद करना है, इनका मदद करनी है, तो आपने उसको फिर डोनेट किया, आपने अम्मी अब्बू को बताया आपने? हाँ। उन्होंने क्या कहा फिर आपको? उन्हें बता दे डालो, बिल्कुल मदद करो। हाँ। अच्छा, तो कितने दिनों से आप रोज 80 रुपया उसमें डब्बे में जाकर डालते हो सैलाब मुतासरीन के लिए? 6 दिन हो गया। 6 दिन से रोज आप जो दिन भर मेहनत करते हो उसका एक हिस्सा आप सैलाब मुतासरीन को दे देते हो, तो आप क्या सोचते हो, इससे उनके लिए बेहतरी होगी? हाँ। आपको पता है कितना